अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हमने स्टडी करना है क्लासिफिकेशन का एक और एल्गोरिथम जिसका नाम है रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो डिसीजन ट्री डिस्कस किया था। डिसीजन ट्री जो है वो रिलेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड होता है बिकॉज हम उसके क्वेश्चंस और डिसीजंस जो है उसको क्लियरली हम देख सकते हैं। ठीक है। तो आज हमें स्टडी करना है रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि रैंडम फॉरेस्ट होता क्या है, बैगिंग क्या होती है, फीचर रैंडमनेस क्या होती है, वोटिंग क्या होती है, और फिर इसका कोड डेमो भी हम देखेंगे आज। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमें रैंडम फॉरेस्ट की जरूरत क्यों होती है। ठीक है। तो अब इससे पहले हमने स्टडी किया था डिसीजन ट्री। तो जो सिंगल डिसीजन ट्री होता है उसकी दो मेजर वीकनेसेस होती हैं। ठीक है। पहला प्रॉब्लम ये होता है डिसीजन ट्री का कि वो ओवरफिट करता है। ठीक है। कि अगर हम ट्री को फ्रीली ग्रो करने दें तो वो बहुत डीप हो सकता है। ठीक है। और डीप ट्री जो है वो जनरल पैटर्न लर्न करने के बजाय जो हमारी ट्रेनिंग एग्जांपल्स होती हैं उसको मेमोराइज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, समटाइम ऑलमोस्ट 100% हो जाती है। लेकिन न्यू टेस्ट डेटा पर परफॉर्मेंस उसकी बहुत पुअर होती है। क्यों? क्योंकि ट्री बहुत ज्यादा डीप हो गया है। उसने हमारा सारा का सारा ट्रेनिंग डेटा लर्न कर लिया है। और उसने हमारे डेटा में से कुछ पैटर्न लर्न नहीं किया बल्कि सारा जो ट्रेनिंग डेटा था उसे मेमोराइज कर लिया है, इसलिए वो टेस्ट डेटा पर पुअर परफॉर्मेंस शो करता है। ठीक है। एक मसला डिसीजन ट्री के साथ ये है। दूसरा प्रॉब्लम है इंस्टेबिलिटी का। ठीक है। डिसीजन ट्री जो है वो स्टेबल नहीं है क्योंकि अगर हम अपने ट्रेनिंग डेटा सेट में कुछ रिकॉर्ड्स चेंज कर दें, कुछ रोज को चेंज कर दें, ठीक है, तो वो सिर्फ कुछ रोज चेंज करने से जो हमारा पूरा डिसीजन ट्री है वो चेंज हो सकता है। उसका रूट क्वेश्चन चेंज हो सकता है, ब्रांचेस और जो हमारा कंप्लीट ट्री स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ रोज में मैंने कोई चेंज कर दिया है तो क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे सीजीपीए और आईक्यू वाली एग्जाम्पल हम स्टडी कर रहे थे, अगर उसमें से मैंने कुछ स्टूडेंट्स का सीजीपीए चेंज कर दिया तो अब हमारा पूरा का पूरा ट्री जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले रूट नोड पे हम स्प्लिट कर रहे हैं उधर वो वाली कंडीशन जब चेंज हो जाएगी तो पूरा का पूरा ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है फिर रैंडम फॉरेस्ट। तो रैंडम फॉरेस्ट में हम क्या करते हैं कि हम एक ट्री बनाने के बजाय बहुत सारे ट्रीज बनाते हैं। ठीक है। और हम खुद इंटेंशनली ये जो डिफरेंट ट्रीज होते हैं ना इनको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। ठीक है। और एट द एंड हम उन सब ट्रीज के आंसर्स को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है। तो ये था कि हमें रैंडम फॉरेस्ट की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि जो एक सिंगल डिसीजन ट्री होता है वो ओवरफिट करता है और वो अनस्टेबल होता है, इसलिए हम स्टडी करते हैं रैंडम फॉरेस्ट। तो अब रैंडम फॉरेस्ट को समझने के लिए हम एक डेली लाइफ एग्जांपल इमेजिन कर सकते हैं कि सपोज हमें एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है। ठीक है। और हम सिर्फ एक फ्रेंड से एडवाइस लेते हैं। ठीक है। अगर उस फ्रेंड की इंफॉर्मेशन थोड़ी रॉन्ग है या बायस्ड है तो हमारे पास उस आंसर को वेरीफाई करने का कोई मेथड नहीं होता। ठीक है। लेकिन अगर हम 100 डिफरेंट फ्रेंड से एडवाइस लें और फिर उसमें से मेजोरिटी ओपिनियन चूज करें तो किसी 1% की जो मिस्टेक है उसका हमारे फाइनल रिजल्ट पे कुछ इतना इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। एक बंदे से पूछने के बजाय अगर हम 100 लोगों से पूछें और उसमें से जो मेजोरिटी का जो एडवाइस हो हम वो वाला डिसीजन लें तो दिस इज द बेटर अप्रोच। ठीक है। इस तरह एरर का रेट जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो रैंडम फॉरेस्ट जो है वो भी एग्जैक्टली इसी आइडिया पर वर्क करता है। ठीक है। वन ट्री का मतलब है वन ओपिनियन, इफ इट हैपेंस टू बी रॉन्ग और बायस्ड यू हैव नथिंग टू चेक इट अगेंस्ट। कि रैंडम लेकिन अब वन डिसीजन ट्री का मतलब है वन ओपिनियन, लेकिन एक फॉरेस्ट में जो है वो हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज हो सकते हैं। ठीक है। अब हर ट्री जो है वो डिफरेंट प्रिडिक्शन देता है और जो हम फाइनल आंसर है वो मेजोरिटी डिसीजन से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये वही 100 फ्रेंड से एडवाइस लेने वाली एग्जाम्पल हो गई कि बजाय एक दोस्त से एडवाइस लेने के हम मल्टीपल फ्रेंड से एडवाइस ले रहे हैं। ठीक है। ताकि हम एरर को मिनिमाइज कर सकें। ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड इंसेम्बल। मल्टीपल सिंपल मॉडल्स को कंबाइन करके हम एक स्ट्रॉन्ग मॉडल बनाने को इंसेम्बल लर्निंग कहते हैं। ठीक है। तो रैंडम फॉरेस्ट में असल में हम यही कर रहे हैं ना कि डिसीजन ट्री जो है इट्स काइंड ऑफ अ वीक मॉडल।
तो बहुत सारे वीक मॉडल्स को कंबाइन करके हम एक स्ट्रॉन्ग मॉडल बनाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। एक वीक मॉडल का ओपिनियन लिया, ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल वीक मॉडल्स का ओपिनियन लेके हमने अपना फाइनल आंसर जो है वो ढूंढना है। तो ये मल्टीपल मॉडल्स को कंबाइन करके जो हम एक बड़ा मॉडल बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेम्बल। तो रैंडम फॉरेस्ट असल में क्या है? दिस इज एन इंसेम्बल ऑफ मैनी डिसीजन ट्रीज। नाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि अगर हम 100 ट्रीज ट्रेन करें, लेकिन अब हर ट्री जो है वो सेम डेटा देखे और सेम फीचर्स यूज करे, तो सब ट्री ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट देंगे, ठीक है। सोचने की बात है ना कि अगर हमने 100 ट्रीज जो है वो ट्रेड, लाइक जिस तरह फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं ना, तो रैंडम फॉरेस्ट में भी इसी तरह हमारे पास मल्टीपल डिसीजन ट्री होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम 100 डिसीजन ट्रीज ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि हर ट्री जो है वो सेम डेटा पे जब ट्रेन होगा तो वो एक तरह का पैटर्न लर्न करेगा ना, उसी डेटा का पैटर्न लर्न करेगा। तो ऑलमोस्ट सारे ट्रीज जो है वो एक ही तरह का रिजल्ट देंगे। तो अब अगर सबकी ओपिनियन आइडेंटिकल होगी तो फिर वोटिंग का तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए रैंडम फॉरेस्ट में हम फिर दो मेथड यूज करते हैं जिससे हम ट्रीज को थोड़ा डिफरेंट बना सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड होता है बैगिंग और दूसरा मेथड होता है फीचर रैंडमनेस। तो बैगिंग में क्या होता है कि बैगिंग में हर ट्री को हम ट्रेनिंग डेटा के डिफरेंट रैंडम सैंपल देते हैं। इसलिए जो हर ट्री होता है ना वो एग्जैक्ट रोज पे ट्रेन नहीं होता। जिस तरह लेट्स सपोज अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 1000 रोज का डेटा सेट है, ठीक है। और हम चाह रहे हैं कि हमने जो अपने रैंडम फॉरेस्ट को ट्रेन करना है वो हमने बैगिंग के थ्रू करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमने लेट्स सपोज अगर 100 डिसीजन ट्रीज बनाए हैं अपने रैंडम फॉरेस्ट में, तो हम हर ट्री को जो है ना वो 100 रोज का डेटा, 100 रोज का डेटा दे देंगे, ठीक है। 100 रोज जो है वो पहले डिसीजन ट्री को दे दी, 100 अगले को दे दी, 100 अगले को दे दी। इस तरह हम डिफरेंट रोज जो है ना वो डिफरेंट ट्रीज को दे देते हैं। जब उसके पास डेटा ही डिफरेंट होगा ट्री के पास, तो ऑब्वियसली वो कुछ नया पैटर्न लर्न करेगा, ठीक है। और एक ही तरह का वो डेटा मेमोराइज नहीं करेगा, ठीक है। और जो दूसरा मेथड हमारे पास होता है वो होता है फीचर रेंडमनेस। अब नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली जो डिसीजन ट्री होता है वो हर स्प्लिट पर हमारे ऑल अवेलेबल फीचर्स को चेक करता है, लेकिन रैंडम फॉरेस्ट में हर स्प्लिट पर सिर्फ हम जो रैंडमली फीचर सेलेक्ट करते हैं उनका सबसेट अवेलेबल होता है। क्या है कि डिसीजन ट्री में हम जब स्प्लिट कर रहे होते हैं अपने डेटा को, तो हम सारे के सारे फीचर्स को यूज करते हैं, लेकिन रैंडम फॉरेस्ट में जो है वो हम हर स्प्लिट पर जो है ना वो कुछ फीचर्स की बेस पे अपने डेटा को स्प्लिट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों मेथड की वजह से क्या होता है कि हमारा जो ट्री है वो थोड़ा डिफरेंट पैटर्न लर्न करता है। जब डिफरेंट ट्रीज की प्रिडिक्शन कंबाइन होती हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारा फाइनल मॉडल जो है वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो मैम, दोबारा से देख लेते हैं। जी। मैम ये कौन डिसाइड करेगा कि किस रैंडम ट्री को कितने फीचर्स जाने हैं और कितने जाने हैं? अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप? मुझे आवाज नहीं आई, सॉरी। मैम, मेरी वॉइस ऑडिबल है अब? जी। मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो हम ट्रीज बना रहे हैं रैंडम, वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे पता चलेगा कि कितने बनाने हैं, और हर ट्री को कौन कौन से फीचर्स जाने हैं और कितने जाने हैं, ये कौन बता डिसाइड करेगा? ये हम खुद डिसाइड करते हैं जब हम अपना मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं। तो हम उसे बताते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ ट्रीज चाहिए और कितने फीचर्स चाहिए। ये भी अच्छा। आगे जब हम कोडिंग कोडिंग वाला पार्ट करेंगे तो उसमें आगे अगली स्लाइड्स में ये आ रहा है कि हम किस तरह नंबर ऑफ ट्रीज डिफाइन करते हैं और किस तरह नंबर ऑफ फीचर्स डिफाइन करते हैं। ठीक है मैम, तो ये वैसे रैंडम ट्रीज जो हैं वो कितने को होते हैं? सॉरी, रैंडम ट्रीज रैंडम क्या? कितने कितने बना सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा? हम जितने मर्जी बना सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जितनी जितने ज्यादा हम ट्रीज बनाएंगे, नहीं इससे नुकसान नहीं, इसका फायदा ही होता है बेसिकली कि जितने ज्यादा ट्रीज बनाएंगे उतने हमारे पास डिफरेंट ओपिनियंस आएंगे।
जब हम उन डिफरेंट ओपिनियंस को कंबाइन करेंगे, मतलब हर ट्री से हमें एक फाइनल प्रिडिक्शन मिल रही है ना। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास 100 ट्रीज हैं रैंडम फॉरेस्ट में, ठीक है, और 100 में से, और वो जो 100 के 100 हैं वो हमें एक फाइनल डिसीजन दे रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर उसमें से 60 या 70 ट्रीज जो हैं उनका ओपिनियन है कि मतलब ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्लास 1 से बिलोंग करता है, और 30 का ओपिनियन है कि 0 से बिलोंग कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वो 70 वाला जो है हम उसको सेलेक्ट करेंगे कि हमारे डेटा जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसका लेबल 1 होगा। और मैम अगर मेरे पास फीचर्स ही चार हैं तो फिर मैं क्या करूँगा? तो हमारा ट्री उस हिसाब से बनेगा, मतलब यानी वो कि तो, मैं जी, मैम मैं बेसिकली कंफ्यूज वो इस चार बात में हो रहा हूँ कि फीचर्स, जी जी बोलें। मैम मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही आपको? जी जी आ रही है। अच्छा मैम मैं ये कह रहा हूँ, लेट्स से मेरे पास चार फीचर्स हैं, ठीक है। अब हमने जो रैंडम फीचर्स देने हैं वो ऐसे देने हैं कि लेट्स से एक ट्री को मैंने 1 और 2 दे दिए हैं और दूसरे को 3 और 4 दे दिए हैं, या फिर एक को 1 और 4 भी दे सकता हूँ मैं? ये हमने सिर्फ नंबर बताना होता है कि कितने फीचर्स हमने इस ट्री को देने हैं, वो रैंडमली खुद ही सिलेक्ट हो जाते हैं। ओके 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 ओके। ठीक है। ठीक है। वैसे मैम वो भी किसी बेस पे ही करता होगा ना, वो कैसे करता है? ये इंटरनली जो साइकिट लर्न का डॉट फिट फंक्शन है उसने सारा कुछ ये इंटरनली हैंडल कर लेना है। ओके मैम, दैट्स फाइन। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे थे कि हम अपने ट्रीज को डिफरेंट कैसे बना सकते हैं, तो उसके हमने दो मेथड देखे, एक था बैगिंग और दूसरा था फीचर रेंडमनेस। तो अब पहला मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है बैगिंग, ठीक है। अब बैगिंग का कंप्लीट नाम होता है बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप का मतलब है कि ट्रेनिंग डेटा से सेट से हम कुछ रैंडम सैंपल्स सिलेक्ट करते हैं विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि यानी एक रिकॉर्ड अगर हमने सिलेक्ट कर लिया है तो चांस है कि वो दोबारा भी सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये है कि अब जिस तरह समझे एक बैग है हमारे पास और उसमें कुछ बॉल्स हैं, और हमने हर बार रैंडमली कोई दो बॉल्स डिफरेंट कलर्स की निकालनी है, ठीक है। तो विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि मैंने पहले दो बॉल्स निकाली, ठीक है, रैंडमली किसी भी कलर की, उसके बाद दोबारा मैंने वो वाली बॉल्स उसी बैग में दोबारा डाल दी, और जो दोबारा जब मैं दो बॉल्स निकालूंगी तो चांस है कि अभी जो मैंने पहले बॉल निकाली थी अगली बारी में भी वो वाली बॉल मैं निकालूं, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि एक रिकॉर्ड अगर एक बार सिलेक्ट हो गया है तो चांस है कि वो दोबारा भी सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास, अब ये हम वही एग्जैक्ट डेटा सेट यूज कर रहे हैं जो भी हम पिछले 2-3 लेक्चर से यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट के सीजीपीए और आईक्यू वाला डेटा सेट, ठीक है। तो हमारे ओरिजिनल डेटा सेट में जो है ये 6 रोज थी, ठीक है। और ये ट्री 1 का जो सैंपल है उसमें हमारे पास S1 और X6 जो है वो दो बार अपीयर हो रहा है, जबकि S2 और S5 अपीयर ही नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि हम रैंडमली कुछ स्टूडेंट्स का डेटा सेट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रैंडमली 6 स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है। और जब बैगिंग का मतलब है कि हमने रैंडमली कुछ रोज को उठा के एक ट्री को दे दिया, रैंडमली कुछ रोज को उठा के दूसरे ट्री को दे दिया, रैंडमली कुछ रोज को उठा के तीसरे ट्री को दे दिया। अब जब हम रिप्लेसमेंट के साथ कर रहे हैं तो अभी ट्री 1 के सैंपल में स्टूडेंट 1 जो है वो दो बार आ रहा है, ठीक है। और ट्री 2 के सैंपल में S3 और S5 दो बार आ रहा है, और इसी तरह जो सैंपल ट्री 3 है इसको सारे के सारे डिफरेंट फीचर्स मिले हैं, ठीक है। इसमें S3 आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो अब क्या है कि जब ऑब्जर्वेशन हम किसी, अब जो भी ऑब्जर्वेशन जो है हमारी वो एक पर्टिकुलर ट्री के ट्रेनिंग सैंपल में सेलेक्ट नहीं होगी, जिस तरह अब S1 के ट्रेनिंग सैंपल में हमारे पास S2 और S5 नहीं है, ठीक है। तो S2 और S5 को हम कहते हैं आउट ऑफ बैग ऑब्जर्वेशन,
ठीक है, क्योंकि S2 और S5 जो है वो ट्री वन के सैंपल में नहीं आ रही। इसी तरह अब ट्री टू के लिए S1 और S4 जो है ये हमारे पास आउट ऑफ बैग ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। और ट्री थ्री के केस में S3 जो है ये आउट ऑफ बैग ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। उसके बाद आता है फीचर रैंडमनेस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लेट्स सपोज हमारे डेटा सेट में दो फीचर्स हैं, वही CGPA और IQ। अब नॉर्मल डिसीजन ट्री क्या करता है, हर स्प्लिट पर दोनों फीचर्स चेक करेगा। वो CGPA और IQ दोनों के पॉसिबल कट ऑफ जो है वो कैलकुलेट करेगा, और जिस भी फीचर से हमें हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन मिलेगा वो उससे सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। और अगर हमारा CGPA जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर है तो ऑलमोस्ट हर नॉर्मल जो ट्री है वो CGPA को ही सिलेक्ट करेगा डिवाइड करने के लिए डेटा को, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब वो CGPA की बेस पे ही डिवाइड किए जा रहा है तो रिजल्टेंटली सारे ट्रीज जो है वो सिमिलर बन जाएंगे। लेकिन रैंडम फॉरेस्ट जो है वो हर स्प्लिट पर ऑल फीचर्स शो नहीं करता, ठीक है। वो रैंडमली सिलेक्टेड फीचर्स का जो है वो स्मॉल सबसेट ट्री रैंडमली सिलेक्टेड फीचर्स जो हैं उनका एक सबसेट ट्री को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अब किसी स्प्लिट पर ट्री को सिर्फ IQ अवेलेबल हो सकता है, CGPA उस टाइम ऑप्शन में ही नहीं होगा। देयरफॉर ट्री जो है वो IQ के थ्रू बेस्ट क्वेश्चन फाइंड करने पर फोकस होगा, ठीक है, उस ट्री का। और हो सकता है कि नेक्स्ट स्प्लिट पर फीचर का कोई डिफरेंट रैंडम सबसेट अवेलेबल हो, ठीक है। इसी फिर इस प्रोसेस से स्ट्रॉन्ग फीचर जो है वो कंप्लीटली रिमूव नहीं होता, वो डिफरेंट ट्रीज और डिफरेंट स्प्लिट पे अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। अब इससे ये नहीं होगा कि अगर IQ की बेस पे स्प्लिट हो रहा है तो CGPA वाला जो है वो बिल्कुल ही कहीं पे यूज ना हो सकता है कि वो अगले ट्री में यूज हो जाए। अगर एक डिसीजन ट्री में CGPA की बेस पे स्प्लिट नहीं हो रहा तो पॉसिबल है कि वो दूसरे ट्री में CGPA की बेस पे स्प्लिट हो जाए, ठीक है। तो फीचर रैंडमनेस का जो पर्पस है वो ट्री को डिफरेंट बनाना होता है, ठीक है। अब होता है कि हमने रैंडम के जो रैंडम फॉरेस्ट जो ट्रेन हुआ होता है वो अब प्रिडिक्शन कैसे करता है, ठीक है। सपोज अब एक न्यू स्टूडेंट आता है जिसका CGPA लेट्स सपोज 3.2 है और IQ उसका 105 है, ठीक है। और हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास 5 ट्रीज है, ठीक है। तो अब ट्री वन ने प्रिडिक्ट किया है कि प्लेस होगा, ट्री टू कह रहा है प्लेस होगा, ट्री थ्री के अकॉर्डिंग प्लेस नहीं होगा, फोर के अकॉर्डिंग प्लेस होगा, फाइव के अकॉर्डिंग भी प्लेस होगा, ठीक है। अब क्योंकि मेजोरिटी वोट कर रहा है कि ये स्टूडेंट प्लेस होगा तो हमारा फॉरेस्ट रैंडम फॉरेस्ट प्रिडिक्ट करेगा कि स्टूडेंट की प्लेसमेंट हो गई है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के केस में हम यही मेजोरिटी वोटिंग ही यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एट द एंड एक क्लास का लेबल चाहिए होता है, ठीक है। और रिग्रेशन के केस में अब ये रैंडम फॉरेस्ट जो है ये हम क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं और रिग्रेशन के केस में भी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के केस में हमें जो लेबल मिलेगा, जो मेजोरिटी लेबल प्रिडिक्ट हो रहा होगा वो वाला लेबल हम असाइन कर देंगे। लेकिन रिग्रेशन के केस में डिसीजन ट्री हमें एक नंबर दे रहा होगा, ठीक है। तो फिर रैंडम फॉरेस्ट में हम क्या करेंगे, उन तमाम नंबर्स को जो है एवरेज करके जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो हमारे रैंडम फॉरेस्ट की प्रिडिक्शन होगी, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि मल्टीपल ट्रीज को जब हमने कंबाइन किया है तो इससे हमारा मॉडल इम्प्रूव क्यों हो रहा है, ठीक है। अब जो है हर ट्री जो है वो ट्रेनिंग डेटा के डिफरेंट सैंपल पे ट्रेन हुआ हुआ है, ठीक है। और इसलिए हर ट्री जो है वो कुछ कुछ भी रैंडम मिस्टेक्स कर सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंट डेटा पे ट्रेन हुआ हुआ है, कुछ भी रैंडम मिस्टेक भी कर सकते हैं। लेकिन अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर वो डिफरेंट डेटा पे ट्रेन हुआ हुआ है तो उस ट्री की जो मिस्टेक है वो भी कुछ डिफरेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि अब पहला ट्री जो मिस्टेक कर रहा है दूसरा ट्री भी वही मिस्टेक करे, ठीक है। अभी यहाँ पे वेरिएंस का फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें है कि वेरिएंस ऑफ एवरेज इक्वल्स वेरिएंस ऑफ वन ट्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है। अब वेरिएंस का सिंपल मीनिंग होता है कि प्रिडिक्शन में कितनी इंस्टेबिलिटी है या स्प्रेड है, ठीक है। अगर हमारे पास सिर्फ एक ट्री है
तो उस ट्री का जो कंप्लीट नॉइज है वो फाइनल प्रिडिक्शन में प्रेजेंट होगा। और अगर हमारे पास 100 ट्रीज हैं तो हम उनके रिजल्ट्स को एवरेज कर लेंगे। ठीक है, तो आइडियल सोल्यूशन में जो एवरेज प्रिडिक्शन है उसका वेरिएंस अप्रोक्सीमेटली जो होता है वो 1 ट्री के वेरिएंस का हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि एक ट्री की वेरिएंस 100 है। ठीक है, और हमारे पास 100 ट्रीज हैं, तो टोटल वेरिएंस कितनी हो जाएगी? 1। 100 ट्रीज के साथ प्रिडिक्शन वेरिएंस हो जाएगी 1। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी प्रिडिक्शन और ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। लेकिन ये सिंपल फॉर्मूला तभी काम करता है जब यूजुअली हमारे पास जो ये डिसीजन ट्रीज होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि सिंगल एक डीप ट्री और रैंडम फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, अब सिंगल डीप ट्री क्या करता है कि वो ट्रेनिंग डेटा जो हमारा होता है उसके उसके अंदर जो पैटर्न्स होते हैं वो तो लर्न करता है, लेकिन साथ जो डेटा में नॉइज होता है उसको भी मेमोराइज कर लेता है। ठीक है, इसी वजह से अब क्या होता है, उसकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है वो 100% हो जाती है ऑलमोस्ट, लेकिन टेस्ट एक्यूरेसी सिग्निफिकेंटली उसकी लोअर हो जाती है। ठीक है, लेकिन रैंडम फॉरेस्ट में भी ये होता है कि अब इंडिविजुअल ट्री जो है वो अपने अपने सैंपल्स को हो सकता है ओवरफिट कर ले, उनको मेमोराइज कर ले। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट में तो ये हो रहा है ना कि बहुत सारे ट्रीज बन रहे हैं, लेकिन रैंडम फॉरेस्ट के केस में भी ये हो सकता है कि अब जो फॉर एग्जांपल एक ट्री बना है उसके पास जो भी सैंपल्स थे उसने उनको मेमोराइज कर लिया। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हर ट्री डिफरेंट सैंपल पे ट्रेन है, इसलिए वो सेम नॉइज को जो है वो सेम वे में मेमोराइज नहीं करता। ठीक है, अब एक ट्री की जो मिस्टेक है वो बाकी ट्रीज उसको आउटवोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये नहीं होगा कि रैंडम फॉरेस्ट में सारे के सारे ट्रीज ही जो है वो ओवरफिट हो गए हैं। अगर कुछ ट्रीज ओवरफिट भी हो रहे हैं तो बाकी ट्रीज का जो रिजल्ट है वो उसको आउटवोट भी कर सकता है। लेकिन अब रैंडम फॉरेस्ट ये है, ये भी कंप्लीटली इम्यून नहीं है ओवरफिटिंग से। इस केस में भी ओवरफिटिंग हो सकती है अगर हमारे पास डेटा बहुत कम हो, या हमने कुछ गलत सेटिंग कर दी है। अगर हमने यहाँ पे अपने ट्री की डेप्थ, रैंडम फॉरेस्ट में जो ट्रीज है उनकी डेप्थ बहुत ज्यादा कर दी है, तो ये पैरामीटर्स को हमने सही से ट्यून करना होता है कि पैरामीटर की बेस्ट वैल्यू क्या होगी कि हमारे पास बेस्ट जो है वो एक्यूरेसी आए। ठीक है, तो लेकिन जनरली इट इज मच मोर स्टेबल देन वन डिसीजन ट्री। अब इसमें जो की सेटिंग्स, भाई जिन हाइपर पैरामीटर्स की मैं बात करी थी, उसमें अब हमारे पास होता है नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स। के नंबर ऑफ एस्टिमेटर होता है कि हमारे फॉरेस्ट में कितने ट्रीज होंगे। ठीक है, उसके बाद मैक्स फीचर्स कंट्रोल करता है कि अब हर स्प्लिट पर कितने रैंडमली सिलेक्टेड फीचर्स जो है वो ट्री को अवेलेबल होंगे। ठीक है, जिस तरह अब हमने पढ़ा था कि फीचर रैंडमनेस, अब फीचर रैंडमनेस में यही मैक्स फीचर्स हम यहाँ पे बता देते हैं कि कितने होंगे। ठीक है, अगर तो नंबर ऑफ मैक्सिमम फीचर्स कम है तो हमारे डेटा में रैंडमनेस ज्यादा होगी। ठीक है, और ट्रीज एक दूसरे से ज्यादा डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल हो तो यूजफुल फीचर्स भी हो सकते हैं मिस हो जाएं, और इस वजह से ट्रीज वीक भी हो सकते हैं क्योंकि कुछ फीचर मिस हो गए हैं। हमने नंबर ऑफ फीचर्स जिनकी बेस पे स्प्लिट हो रहा है वो इतने कम कर दिए हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट फीचर था वो इग्नोर हो गया है। इस वजह से हमारा ट्री अच्छे से ट्रेन ही नहीं हो पाया। और मैक्स डेप्थ क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कि अब हर जो इंडिविजुअल ट्री है उसकी डेप्थ कितनी होगी। ठीक है, अब अगर हम मैक्स डेप्थ को बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो ओवरफिटिंग के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अगर रैंडम फॉरेस्ट में जितने ट्रीज हैं वो इतने ज्यादा डीप हैं कि उनने अपने हर पैटर्न को लर्न कर लिया, नॉइज को भी मेमोराइज कर लिया, उनके पास जो भी डेटा था, तो इस केस में ओवरफिटिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या है, नंबर ऑफ एस्टिमेट क्या करता है, नंबर ऑफ ट्रीज कंट्रोल करता है, मैक्स फीचर्स कंट्रोल करता है रैंडमनेस को, हर स्प्लिट पे रैंडमनेस को, और मैक्स डेप्थ जो है ये कंट्रोल करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच ट्री, मतलब एक ट्री कितना डीप होगा। तो अब हम इसका कोडिंग वाला पार्ट भी देख लेते हैं।
अच्छा, इन मुझे कंफर्म कर देंगे मेरी कोलैब वाली स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके। तो हम अपना वही वाला पुराना डेटा सेट लेके ही अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। हमारे पास वही 6 स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है। इसको हमने एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया है। स्टूडेंट है, उसका सीजीपीए है, आईक्यू है, उसकी प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं इस ब्लॉक को। उसके बाद हमने रैंडम फॉरेस्ट बनाने के लिए क्या किया है, साइकिट लर्न डॉट इंसेम्बल मॉड्यूल जो है उससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को। ठीक है, डॉट इंसेम्बल से हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट असल में क्या है, ये इंसैम्पल है मल्टीपल डिसीजन ट्रीज का। इसलिए डॉट इंसैम्पल मॉड्यूल से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे जो फीचर्स थे, सीजीपीए और आईक्यू, ठीक है। हमने अपने डेटा को स्प्लिट किया है, ठीक है। एक्स जो है ये हमारा ट्रेनिंग डेटा है, और वाई, सॉरी, एक्स जो है हमारे पास वो फीचर्स है, और वाई जो है कि हमारे पास टारगेट लेबल है जिसे हमें प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे फॉरेस्ट, अपना रैंडम फॉरेस्ट इनिशियलाइज किया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स, मतलब हम हमारे इस रैंडम फॉरेस्ट में कितने ट्रीज होंगे, 100 ट्रीज, ये हमने यहाँ पे बता दिया है। और यहाँ पे मैक्स फीचर्स जो है इसको हमने रखा है स्क्वायर रूट, कि नंबर ऑफ मैक्सिमम फीचर्स हमारे पास कितने होंगे, ठीक है। अब इसको स्क्वायर रूट हमने क्यों रखा है, क्योंकि लेट्स सपोज हमारे पास वैसे कितने टोटल फीचर्स हैं, 4, ठीक है। अगर हमारे पास टोटल 4 फीचर्स हैं, तो मैक्सिमम फीचर्स कितने होंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4, जो कि होंगे 2। मतलब है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फीचर्स, रैंडम फीचर जो एक ट्री जिसकी बेस पे स्प्लिट कर सकता है वो होंगे 2, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही फीचर्स हैं, जिस तरह सीजीपी और आईक्यू वाली एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास होती है 1 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। तो ये साइकिट लर्न क्या करती है, इंटरनली अब उसको वन रैंडमली सिलेक्टेड फीचर ही कंसीडर करती है और एक फीचर की बेस पे स्प्लिट करती है। और ठीक है, उसके बाद हमने कर दिया फॉरेस्ट डॉट फिट, एक्स पे हमने फिट किया है, ठीक है। उसके बाद हमने ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया कि फॉरेस्ट हमारा ट्रेन हो गया है। और उसके बाद ये वेरिएबल होता है फॉरेस्ट डॉट एस्टिमेटर्स अंडरस्कोर। इसकी बेस से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, ठीक है। लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे बता दिया है कि नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स हमें कितने चाहिए, 100। मतलब हमारे रैंडम फॉरेस्ट में कितने ट्रीज होंगे, 100। तो अगर हम इस सेल को रन कर लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज हमारे पास आ गए 100। और उसके बाद अब हम साइकिट लर्न डॉट ट्री मॉड्यूल से इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट टेक्स्ट को। और हमने हमारे पास 100 डिसीजन ट्रीज थे ना। अब हमारा मॉडल जो है रैंडम फॉरेस्ट को ट्रेन हो चुका है। उसके बाद अब हमने कुछ ट्रीज को यहाँ पे प्रिंट करवा के देख लिया है कि तीनों ट्रीज किस तरह के नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, और ये ट्री प्रिंट कराने के लिए हम एक्सपोर्ट टेक्स्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो ट्री 0 है, इसमें आईक्यू की बेस पे स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। आईक्यू लेस देन 92 है तो क्लास 0 में चला जाएगा, और अगर आईक्यू ग्रेटर देन 92 है तो क्लास 1 में चला जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही फीचर की बेस पे जो है वो डिवाइड हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने मैक्सिमम फीचर्स कितने रखे हैं, स्क्वायर रूट। और हमारे पास वैसे 2 फीचर्स थे, ठीक है। यहाँ पे हमने फीचर्स कितने दिए हैं, 2। तो 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास आया 1, इसलिए यहाँ पे एक फीचर की बेस पे स्प्लिट हो रहा है। अब इस केस में आईक्यू की बेस पे स्प्लिट हुआ है, लेकिन अगले ट्री में जो है वो सीजीपी की बेस पे स्प्लिट हो रहा है, कि सीजीपी अगर लेस देन 1.65 है तो क्लास 1 से बिलोंग करेगा, अगर ग्रेटर है तो क्लास, अगर ग्रेटर है तो आगे फिर से एक डिसीजन नोड है कि अगर सीजीपीए 2.90 से कम है तो इस क्लास से बिलोंग करेगा, और अगर ग्रेटर है तो इस क्लास से। और ट्री
टू के केस में भी जो है वो सीजीपीए की बेस पे स्प्लिट हो रहा है, लेकिन इसमें आईक्यू की बेस पे भी स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक नोड पे जो है वो एक फीचर की बेस पे ही स्प्लिट होगा। Notice the trees don't all ask exactly the same question in same order. Each one saw a slightly different bootstrap sample and a randomly limited choice of features at each split. ठीक है, कि अब हर ट्री जो है, अब ये वाला ट्री हो सकता है रो 1 2 पे ट्रेन हुआ हो, ये 3 4 पे ट्रेन हुआ हो, और ये वाला जो है ये रो नंबर 4 या 5 पे ट्रेन। ठीक है, तो अब हर ट्री ने जो है उसने एक डिफरेंट बूटस्ट्रैप सैंपल देखा है, कुछ रेंडमली सिलेक्टेड सैंपल देखा है, और हर किसी के पास हर स्प्लिट पे जो है वो रेंडमली लिमिटेड चॉइस थी। मतलब ये वाला स्प्लिट अब सिर्फ सीजीपीए की बेस पे हो रहा है। ये वाली लाइन शो करती है कि ये सीजीपीए की बेस पे यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। उसके बाद हम एक नए स्टूडेंट के लिए जब प्रिडिक्ट करेंगे, तो नए स्टूडेंट को हमने अपने डेटा फ्रेम में डाला, और जब फॉरेस्ट डॉट प्रिडिक्ट किया तो हमने देखा कि उस स्टूडेंट की प्रिडिक्शन क्या आ रही है, प्लेस्ड। ठीक है, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी भी हमने बता दी है कि प्लेस होने की प्रोबेबिलिटी है 0.95, और नॉट प्लेस्ड होने की प्रोबेबिलिटी है 0.05। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 100 ट्रीज थे, तो उसमें से 82 ट्रीज ने कहा है कि स्टूडेंट की प्लेसमेंट होगी। ठीक है, और सॉरी, अगर हमारे पास 100 ट्रीज थे तो उसमें से 95 ट्रीज ने कहा है कि प्लेसमेंट होगी, और 5 ट्रीज ने कहा है कि प्लेसमेंट नहीं होगी। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल अगर प्लेस्ड की प्रोबेबिलिटी होती 0.82, तो इसका मतलब है कि 82 ट्रीज ने कहा है कि प्लेसमेंट हुई है, और 18 ट्रीज ने कहा है कि प्लेसमेंट नहीं हुई। अब अगर हमने ये देखना हो कि हमारा मॉडल जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए हम मेजर करते हैं एक्यूरेसी, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स उसकी हम बनाते हैं। अब हम प्रिडिक्ट करने के लिए भी वही वाला टॉय डेटा सेट जो हमारे पास था वही यहाँ पे पास कर रहे हैं। अब क्योंकि जिस डेटा पे हमने ट्रेन किया है उसी पे हम टेस्ट करें, तो ऑफ कोर्स जो हमारी एक्यूरेसी है वो 100% ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्चुअल और प्रिडिक्टेड लेवल्स जो है वो प्रिंट करवा दिए हैं। उसके बाद जब हम एक्यूरेसी स्कोर देख रहे हैं तो हमारे पास एक्यूरेसी आ रही है 1। एक्यूरेसी 1 आने की वजह यही है कि हम जिस डेटा पे हमने ट्रेन किया है उसी पे टेस्ट किया है, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स जब हमने उसकी बनाई है तो उस केस में भी हमारे पास 0 फॉल्स पॉजिटिव और 0 फॉल्स नेगेटिव है, सारे की सारी प्रिडिक्शंस करेक्ट है। ठीक है, अब अगला हमने देखना है कि विच फीचर मैटर्ड द मोस्ट। ठीक है, कि किस फीचर की इंपॉर्टेंस ज्यादा थी। A random forest can average feature importance across all its trees, which tend to be a more reliable signal than trusting a single tree's opinion. ठीक है, अब क्या इसके लिए हमने अब ये रैंडम जो हमने रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर बनाया था उसका ये वेरिएबल है। ठीक है, उसका ये पैरामीटर है फीचर इंपॉर्टेंस। ये फीचर इंपॉर्टेंस क्या करता है कि हमारा ट्री जितने फीचर्स पे ट्रेन हुआ है उसकी हमें इंपॉर्टेंस बता देता है कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी थी। ठीक है, जब हमने ये वाला कोड लिखा तो हमारे पास आ रहा है कि सीजीपीए की इंपॉर्टेंस है 0.46, और आईक्यू की इंपॉर्टेंस है 0.53। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि कौन सा फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेने के लिए कि स्टूडेंट की प्लेसमेंट होगी या नहीं। आईक्यू आईक्यू वाले फीचर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो ये वाला फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि डज द नंबर ऑफ ट्रीज मैटर। अब हमने एक कंपेयर करना है कि अब अगर हमारे रैंडम फॉरेस्ट में एक ट्री हो तो हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी, और अगर 200 ट्रीज हो तो परफॉर्मेंस क्या होगी। ठीक है, अब इस तरह हमने रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर बनाया। इसमें नंबर ऑफ एस्टिमेटर हमने रख दिया 1, और यहाँ पे दूसरे ट्री में हमने क्या किया, नंबर ऑफ एस्टिमेटर रख दिया 200। अब इस रैंडम फॉरेस्ट में एक डिसीजन ट्री होगा, और इस रैंडम फॉरेस्ट में जो है वो 200 ट्रीज होंगे। ठीक है, दोनों ट्रीज को हमने जो है वो ट्रेन किया है। जब हम दोनों की एक्यूरेसी कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि जो एक ट्री है उसकी एक्यूरेसी आ रही है 0.833। ठीक है, उसकी एक्यूरेसी रिलेटिवली कम है, लेकिन जो रैंडम फॉरेस्ट 200 ट्रीज से मिलके बना है उसकी एक्यूरेसी आ रही है 1। तो ऑफ कोर्स क्योंकि नंबर ऑफ ट्रीज ज्यादा थे उसने ज्यादा पैटर्न लर्न किए,
तो इससे क्या हुआ है कि हमारी एक्यूरेसी बढ़ गई है। ठीक है। तो ये रीकैप है कि रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर फंक्शन जो है ये बिल्ड करता है मैनी ट्रीज ऑटोमेटिकली, and bagging and feature randomness are handled for you via number of estimators and max features। ठीक है। और फॉरेस्ट डॉट एस्टिमेटर क्या करता है कि हमें बताता है कि कितने इंडिविजुअल ट्रीज है फॉरेस्ट में। और प्रिडिक्ट फंक्शन क्या करता है कि हमारे जितने भी ट्रीज होते हैं, अब वो हर कोई अपनी अपनी अलग अलग प्रिडिक्शन दे रहा है। डॉट प्रिडिक्ट क्या करता है कि हर ट्री का आंसर को कंबाइन करके एक फाइनल आंसर हमें बना के दे देता है। और प्रिडिक्ट अंडरस्कोर प्रोवा क्या करता है कि हमें बताता है कि कितने ट्रीज ने, के मतलब कितनी रिपोर्ट्स ने फ्रैक्शन ऑफ ट्रीज दैट वोटेड फॉर ईच क्लास, कि कितने ट्रीज ने किस क्लास के लिए वोट किया। क्लास अब दो ही क्लासेस हैं तो हमारे पास दो प्रोबेबिलिटीज ही आएंगी कि कितने ट्रीज ने जो है वो क्लास वन के लिए जो है वो वोट किया और कितने ट्रीज ने क्लास जीरो के लिए वोट किया। और फीचर इंपॉर्टेंस हमें बताता है कि कि हर फीचर की कितनी इंपॉर्टेंस है ओवरऑल हमारे रैंडम फॉरेस्ट में, पूरे के पूरे रैंडम फॉरेस्ट में हमारे पास हर फीचर की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इस केस में हमने देखा कि आईक्यू की इंपॉर्टेंस ज्यादा थी और सीजीपी की इंपॉर्टेंस कम थी। ठीक है, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि आज हमने क्या देखा है। हमने देखा कि हम डिसीजन ट्री क्यों स्टडी करते हैं, सॉरी रैंडम फॉरेस्ट क्यों स्टडी करते हैं। क्योंकि एक सिंगल ट्री जो होता है वो अनस्टेबल होता है और चांसेस होते हैं कि वो ओवरफिट हो सकते हैं। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को इंसेंबल करके एक रैंडम फॉरेस्ट बनाते हैं। और फिर हर डिसीजन ट्री का जो रिजल्ट होता है वो वोट करके हम फाइनल प्रिडिक्शन करते हैं। उसके बाद जो दो मेन इंग्रेडिएंट्स थे उसके, वो था एक था बैगिंग और दूसरा था फीचर रैंडमनेस। बैगिंग में क्या होता है कि हर ट्री जो है वो कुछ रैंडम रोज पे ट्रेन मतलब अब हर ट्री जो है उसको अलग अलग डेटा मिलेगी। कुछ डेटा ट्री वन को मिलेगा, कुछ डेटा ट्री टू को मिलेगा, और हर ट्री इस तरह जो है वो डिफरेंट डेटा पे ट्रेन होता है। और फीचर रैंडमनेस में क्या होता है कि हम हर स्प्लिट पे जो है वो कुछ ना कुछ रैंडम फीचर्स दे के स्प्लिट करवाते हैं। ठीक है। और प्रिडिक्शन हम किस तरह करते हैं कि मेजोरिटी वोट जो होता है, मेजोरिटी वोट की बेस पे हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं। एवरेजिंग में इंडिपेंडेंट मिस्टेक्स कैंसल मोस्ट ऑफ द नॉइज आउट। ठीक है। एवरेज करने से क्या हुआ, मतलब एवरेजिंग हम मेजोरिटी वोट को ही कह रहे हैं। जब हम मेजोरिटी वोट ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि जो मॉडल्स जिनने मिस्टेक की थी उसका असर कम हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब 100 ट्रीज थे, 100 में से जो 30 जो है वो गलत प्रिडिक्शन दे रहे थे लेकिन 70 करेक्ट दे रहे थे, तो हमने 70 वाला सेलेक्ट किया। तो इससे क्या हुआ कि वो जो 30% मिस्टेक थी वो कम हो गई है। ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आज के लेक्चर के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग को यहाँ पे एंड कर देते हैं।